Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, आप सभी का बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को समझ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और उसकी अमेरिकन विदेश नीति के एस्पेक्ट्स को समझेंगे। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और उनका ये जो टाइम पीरियड है 1989 से 1992 तक का है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने रीगन की विदेश नीति को समझा था, जिसके अंतर्गत हमने रीगन के सारे एस्पेक्ट्स को देखा। रीगन समर्थित जॉर्ज बुश को राष्ट्रपति चुनकर अमेरिकी जनता ने स्पष्ट रीगन की नीतियों का ही समर्थन किया। तथापि जॉर्ज बुश ने अमेरिकी विदेश नीति में बुनियादी परिवर्तन कर रीगन की नीति से अलग प्रकार की विदेश नीति का सूत्रपात किया। जहां रीगन ने नव शीत युद्ध की शुरुआत की, वहां बुश ने शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। अतः जहां रीगन ने स्टार वार कार्यक्रम प्रस्तुत किया, वहां बुश ने सामरिक हथियारों में कटौती करने की एक तरफा घोषणा की। अतः जॉर्ज बुश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, शीत युद्ध का अंत। राष्ट्रपति बुश की उदार विदेश नीति के कारण सोवियत संघ के साथ अमेरिका के मधुर संबंध स्थापित हुए और दोनों देशों में आर्थिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग के अनेक समझौते हुए और दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय महायुद्ध के दिनों से चले आ रहे शीत युद्ध की समाप्ति हुई। सेकेंडली, इसके अंतर्गत निशस्त्रीकरण की बात हम करेंगे कि राष्ट्रपति बुश ने निशस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और उनके प्रोत्साहन से ही 10 नवंबर 1919 को नाटो और वार्सा संधि देशों के उपशासनाध्यक्षों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस संधि द्वारा यूरोप में शीत युद्ध को समाप्त कर दिया गया। थर्डली, खाड़ी युद्ध की हम बात करें तो खाड़ी युद्ध 1991 में राष्ट्रपति बुश की विदेश नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अमेरिका ने सक्रिय विदेश नीति अपनाकर सर्वप्रथम सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव का सहयोग हासिल किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपनी नीति के अनुकूल प्रस्ताव पारित करवाए और बहुराष्ट्रीय सेना का नेतृत्व करवाया और उसके कुवैत को आज़ाद करवाया। अतः कुवैत की स्वतंत्रता का प्रश्न अमेरिका के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों से संबंधित था। फोर्थली, पूर्वी यूरोप के देशों का समर्थन। इन्हीं दिनों पूर्वी यूरोप के उदारवाद और लोकतंत्र की बहार आई और राष्ट्रपति बुश ने जुलाई 1989 में पोलैंड और हंगरी की यात्रा की और वहां उठाए जा रहे लोकतांत्रिक सुधारों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि पोलैंड और हंगरी के आर्थिक विकास में अमेरिका सहभागी होगा। फिफ्थली, चीन से मैत्री संबंधों के पुख्ता करने की हम बात करते हैं तो फरवरी 1989 में राष्ट्रपति बुश ने चीन की यात्रा की और कहा कि अमेरिका ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगा जिसमें चीन के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उन्होंने चीन को आश्वस्त किया कि अमेरिका एक चीन की नीति पर कायम रहेगा। सिक्सली, बुश की विदेश नीति में इजराइल पर अमेरिकी दबाव। इन दिनों इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल अरब राज्यों के साथ पश्चिमी एशिया शांति सम्मेलन में भाग लेने को तैयार है। यह असाधारण इजरायली वक्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री जेम्स बेकर की इजराइल यात्रा के फलस्वरूप आया, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने इससे पूर्व स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति के लिए इजराइल को अधिकृत अरब देशों को खाली करना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की बदलती भूमिका। अतः जनवरी 1992 से संपन्न सुरक्षा परिषद की विशेष शिखर बैठक में राष्ट्रपति बुश ने शीत युद्ध की समाप्ति के समय या
उसके खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का महान अवसर बताया और इससे संयुक्त राष्ट्र को अपनी भूमिका बढ़ाने में भी मदद मिली। इसी के अंतर्गत रूस के साथ सहयोग की अगर हम बात करें तो 1 फरवरी 1992 को कैंप डेविड समझौते में राष्ट्रपति बुश ने रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के साथ एक घोषणा पत्र तैयार किया और इसमें कहा गया कि दोनों क्षमतावान देश शत्रु न होकर विश्वसनीय मित्र रहेंगे। इसी के अंतर्गत अब एक ही महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका की बात इसके अंतर्गत की गई और सोवियत संघ के विघटन और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के अवसान के बाद आज विश्व में एक महानतम शक्ति है और वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संक्षेप में शीत युद्ध का अंत, खाड़ी में अमेरिकी विजय और पश्चिमी एशिया में अमेरिकी वर्चस्व और अमेरिका का अकेले महानतम शक्ति के रूप में अभ्युदय बुश की विदेश नीति का प्रमुख सीमा चिन्ह था। तत्पश्चात राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उसके अमेरिकन विदेश नीति की हम बात करते हैं तो ये 1993 से 2000 तक का पीरियड रहा है और इस पीरियड के अंतर्गत अमेरिका ने 3 नवंबर 1992 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं ने रिपब्लिक पार्टी का अपजस करके डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बिल क्लिंटन को भारी बहुमत से नया राष्ट्रपति चुना और 20 जनवरी 1993 को क्लिंटन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। अतः चुनाव प्रचार के दौरान क्लिंटन के भाषणों में घरेलू मुद्दे बहुतायत से उठाए गए और विदेश नीति से संबंधित मसलों पर वे बहुत कम बोले। इसका अभिप्राय यह है कि मुख्य रूप से पिछली विदेश नीति की अधिकतर बातों को जारी रखा जाएगा और क्लिंटन ने विशेष रूप से कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में पश्चिमी एशिया शांतिवाद को जारी रखना, रूस के साथ साल्ट संधि के प्रयासों में निष्कर्ष पर पहुंचना और युद्धरत पूर्व यूगोस्लाविया में शांति बहाल करना और अकाल पीड़ित सोमालिया में साहित्य आपूर्ति इसके अंतर्गत शामिल की गई। अतः राष्ट्रपति क्लिंटन की विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन। अच्छा, पिछले दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की मांग की जा रही है और सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन का सवाल पहली बार जनवरी 1991 में सुरक्षा परिषद की पहली शिखर बैठक में उठा और 1992 में जकार्ता गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भी सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग की गई थी। प्रारंभ में अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु जर्मनी व जापान को अपना स्पष्ट बहुमत देने की घोषणा की। सेकेंडली, इसके अंतर्गत रूस के लिए आर्थिक सहायता की बात की उन्होंने। अतः 4 अप्रैल 1993 को क्लिंटन प्रशासन ने रूस के लिए 1.6 अरब डॉलर की सहायता पैकेज की घोषणा की और रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की शिखर बैठक के बाद इस योजना की रूपरेखा तैयार की गई। थर्डली, इसके अंतर्गत विदेश स्थित सैनिक अड्डों को बंद करने का निर्णय लिया गया क्योंकि विदेशों में सैनिक अड्डे बनाने की अमेरिकी नीति शीत युद्ध की राजनीति और 1949 में नाटो तथा ऐसे ही अन्य परिवर्तित संगठनों की स्थापना से प्रेरित था। अतः इस प्रकार अमेरिका ने विश्व भर में सैनिक ठिकानों की एक श्रृंखला तैयार की और पश्चिमी यूरोप से लेकर सुदूर पूर्व में थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे देशों में उन्होंने कई तरह के सैनिक अड्डे कायम किए। फोर्थली, नक्षत्र युद्ध योजना समाप्त। अतः अमेरिका ने नक्षत्र युद्ध योजना को समाप्त किया और क्लिंटन प्रशासन का मानना था कि शीत युद्धोत्तर काल में एक अस्तित्वहीन खतरे के नाम पर इस योजना के अंतर्गत अरबों डॉलर व्यय किए जा रहे हैं। अतः इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम का आरंभ पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने किया था और इसे जॉर्ज बुश के कार्यकाल के अवधि में भी जारी रखा गया। इसी के अंतर्गत इनकी विशेष विदेश नीति का इम्पोर्टेंट बात मानवाधिकार कूटनीति थी
अतः अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की कि यदि चीन ने अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को ठीक नहीं किया तो उन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड स्टेटस से वंचित कर दिया जाएगा। किंतु मानवाधिकार के मुद्दे पर चीन झुकने को तैयार नहीं था। अतः चीनी प्रधानमंत्री फेग ने स्पष्ट कहा कि चीन कभी भी अमेरिकावादी मानवाधिकारों को स्वीकार नहीं करेगा। इसी के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट नीति थी वो थी अमेरिका बनाम जापान। इस समय जापान के साथ व्यापार में अमेरिका को $60 अरब अर्थात 18 खरब रुपयों की वार्षिक घाटा हो रहा था, जिससे पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। अतः क्लिंटन निर्णायक रूप से ऐसा कुछ करना चाहते थे जिससे जापान के दबाव से उनकी अर्थव्यवस्था मुक्त हो सके। इसी के अंतर्गत भारत अमेरिकी संबंधों में ऐतिहासिक मोड़ आया, जिसके अंतर्गत क्लिंटन ने 27 सितंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर को ऐसा संघर्षग्रस्त क्षेत्र बताया जिससे विश्व शांति को खतरा हो। इससे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का बयान नहीं दिया था। इसी के अंतर्गत हमने देखा नाफ्टा की बात भी इन्होंने की। अतः नाफ्टा उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के निर्माण में क्लिंटन की भूमिका उल्लेखनीय है। यह समझौता उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के तीनों देशों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के नए शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन के जनक थे, जो तीखे अंतर्विरोधों से ग्रस्त संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक तंत्र को स्फूर्ति प्रदान करने में उचित साबित हुए। एपेक की बात भी इसके अंतर्गत की गई। राष्ट्रपति क्लिंटन के प्रयासों से एपेक, जिसे कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का गठन 1993 में किया गया और इसमें अमेरिका और चीन सहित 18 सदस्य राष्ट्र हैं। अतः आर्थिक दृष्टि से गतिशील क्षेत्र में 25 वर्षों के भीतर सभी व्यापारिक बाधाएं दूर कर ली गई थी। इसी के अंतर्गत उत्तरी कोरिया की बात की, नाटो के विस्तार की बात भी इसके अंतर्गत की गई और क्लिंटन की चीन यात्रा के दौरान भी नई रणनीति बनाने की बात की। और थर्डली क्लिंटन येल्सिन शिखर वार्ता हुई, जिसके अंतर्गत 1998 को मॉस्को में क्लिंटन येल्सिन शिखर वार्ता संपन्न हुई और येल्सिन ने क्लिंटन के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि रूस भारत के साथ रक्षा सहयोग बंद कर दे। 14 के अंतर्गत सिएटल वार्ता की विफलता में भी अमेरिका की भूमिका रही और क्लिंटन पुतिन जो शिखर वार्ता हुई, जो कि जून 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन के रूस की यात्रा की और रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति पुतिन के साथ संपन्न 4 जून को पहली शिखर वार्ता में हजारों परमाणु हथियार बनाने में सक्षम 34 टन प्लूटोनियम नष्ट करने पर सहमति हो गई। इस तरह से हम संक्षेप में कहते हैं कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अरब इजराइल समस्या को सुलझाना चाहते थे और वह उन देशों पर दबाव डाल रहे थे जैसे भारत, पाकिस्तान, जो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक नहीं है। जहाँ तक मानवाधिकारों की बात है, क्लिंटन इसे लागू करने के लिए काफ़ी उत्सुक और चिंतित थे। वे युद्धोत्तर के में अंबार में कटौती करने के पक्ष में थे। इस तरह से हम उपरोक्त विवेचन के आधार पर देखते हैं कि किस तरह से जॉर्ज बुश ने और राष्ट्रपति क्लिंटन ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत किन किन एस्पेक्ट्स को लिया और उनको आगे किस तरह से उनको विकसित किया। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अमेरिकन विदेश नीति राष्ट्रपति जॉर्ज वॉकर बुश की विदेश नीति को समझेंगे। धन्यवाद।